स्टूडेंट, मैं आज़ाद चौहान। आज मैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़े थे। कौन कौन से वो कारक हैं जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते थे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया प्रायोगिक रूप से कुछ और होती है, सैद्धांतिक रूप से कुछ और होती है। यानी जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है कि प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल रूप से क्या होती है वो भिन्न होती है, सैद्धांतिक रूप से क्या होती है अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि उस सिद्धांत के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया कैसे कार्य करती है। हम लोग अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे, आणविकता या अणुसंख्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती। देखिए, अभिक्रिया की कोटि या फिर रेट लॉ को समझने के लिए हमको सबसे पहले किसको, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को समझना क्या होगा, बहुत जरूरी होगा। देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या होता है, मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है, A है प्लस 2B है, गिव्स आउट C प्लस D। देखिए, तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, अभिक्रिया की दर निकाले, तो आप लोग, हमने पहले वीडियो में यही बता दिया था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, कि होता क्या है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या होगा, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, या एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये माइनस होता है क्यों, क्योंकि जब अभिकारक घटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा, यानी अभिकारक की सांद्रता घटेगी तभी तो उत्पाद बनेगा। यानी जो अभिकारक की रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जो अभिकारक के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, जबकि उत्पाद के जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसी तरह 2B का भी हमने कहा कि यानी 1 मोल यानी एकांक मोल में परिवर्तन, यानी 1/2। हमने कहा था 1/2 हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर 2 हो 3 हो तो 1/3 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। स्थिर ताप पर, देखिए, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम की परिभाषा एक बार और बता देता हूँ कि स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के मोलर कंसंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। स्थिर ताप क्यों लिया, क्योंकि कोई भी रासायनिक क्रिया क्या होती है, स्थिर ताप अगर नहीं रखेंगे तो जो क्या होती है, अभिक्रिया की दर घट और बढ़ सकती है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, स्थिर ताप लेते हैं। परिभाषा एक बार पुनः बता देता हूँ कि स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। अब देखिए, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार देखिए R क्या हो जाएगा, R होगा, देखिए R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, हम प्रोपोर्शनल लाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। ठीक है, इतनी बात क्या है, और जहाँ K बराबर क्या है,
जहाँ जहाँ के बराबर क्या है, अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया दर स्थिरांक। ये क्या है, अभिक्रिया दर स्थिरांक है। मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, A + B गिव्स आउट C+D, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार दर क्या होती है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगा के ये क्या है, अभिक्रिया का दर स्थिरांक। लेकिन अगर इसकी अभिक्रिया की दर निकालें तो दर क्या होगा, अभिक्रिया की दर अगर अभिकारक की निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा T। इसी तरह अगर B का निकालें तो R बराबर माइनस एक्टिव मास ऑफ B अपॉन डेल्टा T। इतनी बात क्लियर। अगर इसी तरह प्रोडक्ट की निकालें, उत्पाद की निकालें, तो क्या होता है कि R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C अपॉन डेल्टा T। इतनी। इसी तरह अगर मान लीजिए D का निकालें तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D अपॉन डेल्टा T। यानी कहने का मतलब, यानी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, 2B ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात 2 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 1/2 डेल्टा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि इस नियम में क्या करें, इस नियम में होता क्या है कि इस वाले मान में क्या होता है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है, घात के रूप में आती है। यानी जो सक्रिय द्रव्यमान है इसमें क्या होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या होता है कि जो अभिकारक के जो सक्रिय द्रव्यमान होते हैं या सांद्रता होती है वो किसके रूप में आती है, घात के रूप में आती है। लेकिन अगर उसी पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अभिक्रिया की दर की बात करें, तो किस में आता है, बटे में आता है। यहाँ पे किस में, घात के रूप में, और यहाँ पे किस में, बटे के रूप में आता है। ठीक है। यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो दर होती है, जो अभिकारक की जो क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान होता है, वो किसके रूप में आता है, घात के रूप में आता है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अभिक्रिया की दर की बात करें, तो यही किसके रूप में, बटे के रूप में आएगा। ठीक है। यानी इस नियम में हम किसकी बात कर लेते हैं, इस नियम में वही चीज़ घात के रूप में आती है, और इस नियम में यानी अभिक्रिया के दर के नियम में वो किसके रूप में आती है, बटे के रूप में आती है। अब हम एक दूसरा उदाहरण कर लेते हैं अमोनिया का। इसमें हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अमोनिया का। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ये देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं एक क्रिया लिख दिया, एक दूसरा उदाहरण ले लिया किसका, अमोनिया का। N2 3H2 मिलते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया गैस मिलती है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार जो दर होती है वो किसके, केवल सांद्रता के समानुपाती होता है, या किसके सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है, केवल अभिकारक की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की सांद्रता पे या उत्पाद की सांद्रता से हमें अभिक्रिया की दर यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में हमें प्रोडक्ट के यानी उत्पाद के सांद्रता से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें लेना देना होता है तो केवल किससे, अभिकारक की सांद्रता से, किससे, रिएक्टेंट की सांद्रता से, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से हमको मतलब होता है। यानी कहने का मतलब ये किसकी, केवल किसकी, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के क्या समानुपाती होता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक के सांद्रता के अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आणविकता यानी इसको हिंदी में कहते हैं आणविकता या अणुसंख्यता। मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, मॉलिक्यूलरिटी अभी मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। यानी किसी रिएक्शन को संपन्न होने के लिए क्या,
एक रिएक्शन को संपन्न होने के लिए कितने कम से कम, क्या होगा, एक रिएक्शन को संपन्न होने के लिए कितने कम से कम अणु रिएक्टेंट से टकराते हैं या टकराएं कि वह रिएक्शन हो जाए, उसे उस रिएक्शन का, उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं, अणु संख्यता कहते हैं। एक बार पुनः बता देता हूँ, एक रिएक्शन को संपन्न या एक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कितने कम से कम रिएक्टेंट से अणु टकराएं या अभिकारक से अणु टकराएं कि वह अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, उसे उस रिएक्शन का, उस अभिक्रिया का मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, आणविकता कहते हैं या अणुसंख्यता कहते हैं। क्या कहेंगे कि किसी रिएक्शन को संपन्न होने के लिए कम से कम कितने रिएक्टेंट से अणु टकराएं कि वह क्रिया संपन्न हो जाए, उसे उस रिएक्शन का, उसे उस अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं या अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं लेता हूँ, उदाहरण मैं ले लिया, जैसे मान लीजिए मैं ले लिया NaCl और मैं फिर ले लिया AgNO3, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और क्या, सिल्वर नाइट्रेट को मैंने लिया, अगर इसकी क्रिया कराएं तो बनेगा क्या, AgCl बनेगा और बनेगा क्या, NaNO3, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि NaCl और AgNO3 के एक एक अणु, यानी कहने का मतलब इसका एक अणु और इसका एक अणु, यानी NaCl का एक अणु, सोडियम क्लोराइड का एक अणु किससे, AgNO3 के एक अणु से टकराया, तभी तो AgCl और सोडियम नाइट्रेट बने। यानी कहने का मतलब इसका एक अणु और इसका एक अणु, यानी सोडियम क्लोराइड के एक अणु और AgNO3 के एक अणु टकराए तो क्या बना, AgCl बना और क्या बना, NaNO3 बना, सोडियम नाइट्रेट बना। यानी अणुसंख्यता बराबर हो जाएगा, अणुसंख्यता बराबर हो जाएगा क्या, अणुसंख्यता बराबर, अब देखिए NaCl का एक अणु और AgNO3 का एक अणु क्रिया करके आपस में जब टकराए या आपस में क्रिया किए तो क्या बना, सोडियम सिल्वर क्लोराइड बना और क्या बना, सोडियम नाइट्रेट बना। यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, इसका एक अणु और इसका एक अणु, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, 2। अणुसंख्यता को मान लीजिए हम यम से दिखा देते हैं। इसी तरह मान लीजिए अगला उदाहरण ले लूँ, ये है एथिल एसीटेट। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो अम्ल की उपस्थिति में, जब एथिल एसीटेट का हम जल अपघटन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एस्टिक अम्ल बनता है और क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है। यानी इसमें कितने अणु, इसके एक अणु और इसके एक अणु, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी कि इसकी अणुसंख्यता यम बराबर, यानी एक और एक इसके, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी, 2 होगी, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इस तरह मान लीजिए इसकी बात करें तो इसका एक अणु और उसके 3 अणु आपस में क्रिया किए तो तब बना अमोनिया, यानी इसका एक अणु और इसका 3 अणु, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, 4 होगी। यानी हम इसको कह सकते क्या, इसको कहेंगे द्विअणुक, इसको क्या बोलेंगे, द्विअणुक। ये द्विअणुक है, इसकी अणुसंख्यता इसको बोलेंगे द्विअणुक अभिक्रिया, यानी द्विअणुक अभिक्रिया। और ये क्या, चतुष्अणुक अभिक्रिया, यानी इसमें 4 अणु आपस में टकराए हैं, यानी अभिकारक से 4 अणु, यानी अभिकारक के 4 अणु आपस में क्रिया किए हैं तब जाके अमोनिया गैस बनी है। यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, द्विअणुक, और इसको हम कह सकते हैं क्या, चतुष्कणुक। इसी तरह मान लीजिए इसकी बात करें, इसके लिए यम कितना होगा, इसके कितने अणु, केवल और केवल एक अणु, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरह मान लीजिए N2O5 की बात करें तो यह क्रिया करके क्या बनाया है, 4NO2 + O2 बनाया है, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, यानी 2 अणु, यानी 2। इस तरह साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो इसके कितने अणु, केवल और केवल 1 अणु, यानी इसकी अणुसंख्यता या आणविकता कितनी होगी, 1 होगी। यानी आणविकता की हम परिभाषा दे दें,
यानी हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए या संपन्न होने में कितने कम से कम अणु, कितने कम से कम क्या रिएक्टेंट से अणु टकराते हैं, उसे टकराते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है, उसे उस रिएक्शन का, उसे उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं, अणु संख्यता कहते हैं। ठीक है, यानी अभिक्रिया में कितने अणु भाग लिए हैं, यानी कितने अणु आपस में टकराए हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी इसमें इसका एक अणु और इसका एक अणु, यानी कितने अणु, 2 अणु, इनकी अणु संख्यता कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह इसके एक अणु और इसके 3 अणु, यानी कुल मिला के कितने अणु, 4 अणु, यानी इसकी अणु संख्यता कितनी होगी, 4 होगी। यानी इसके केवल कितने, 1 अणु, यानी इसकी अणु संख्यता कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह इसके 2 अणु तो 2, इसके 1 तो 1, यानी अणु संख्यता हमेशा जितने अणु भाग लेते हैं या जितने अणु आपस में टकराते हैं तो तब जाकर रिएक्शन पूर्ण होता है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अणु संख्यता कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी अभिक्रिया की कोटि। किसकी बात करेंगे, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, यानी अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। मान लें कि A + B + C + जो भी आप आके लिख सकते हैं, मैं C तक लिया हूँ। मान लीजिए बन गया प्रोडक्ट बना, क्या बना, प्रोडक्ट बना। मैंने A लिया, B लिया, C लिया, D लिया, जो भी लिया, यानी अब अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लें कि इसका कितना मोल, इसका A मोल, इसका कितना मोल, मान लीजिए B का B मोल और C का कितना मोल, C मोल, यानी A का A मोल, B का B मोल और C का C मोल क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। यानी देखिए द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, क्रिया के नियम से क्या होता है, R बराबर क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू, या मैं डायरेक्ट K लिख देता हूँ, R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A के पावर A, क्योंकि घात के रूप में होती है। इसी तरह इसका बात करेंगे B की तो पावर कितना हो जाएगा B, इसी तरह C की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार ये क्या होता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार जब बात हम करते हैं तो ये क्या होता है, ये सैद्धांतिक होता है। ये क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। कैसा होता है, सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको हम लिख देते हैं कि ए का A मोल, B का B मोल, C का C मोल कार्य किया, ये कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है। लेकिन क्या होता है, देखिए, लेकिन द्रव्य अनुपाती ये क्या है, ये किसके अनुसार है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या अभिक्रिया की दर है, ये कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है। कहने का मतलब जैसे मैं बात कर दूं कि जैसे कोई गणित में सूत्र होता है, क्या वास्तव में मैथमेटिकली रूप से या गणितीय रूप से क्या वास्तव में वैसा होता है जैसा वह सूत्र में कहा जाता है, नहीं। मैथमेटिकली रूप से कुछ और होता है और सूत्र क्या होता है, कुछ और होता है। जैसे मैं बात कर दूं, अगर मैं किसी बच्चे को समझाऊं, अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊं, या अगर 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, तो क्या ज़रूरी है कि सारे 100 बच्चों को मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आए। किसी को हो सकता है बहुत जल्दी समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को मैं पढ़ाया तुरंत कैच कर गया और समझ गया, नहीं, ये बात करते हैं। लेकिन क्या अदर बच्चे को भी उसी तरीके समझ आ सकता, हो सकता है वो लेट समझे या दोबारा समझे, पुनः बताने के बाद समझे। यानी सबकी क्षमता क्या होती, अलग अलग होती है। यानी सबके रिएक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं डांटूं, जैसे अगर मान लीजिए किसी को कोई बात कहा जाता है तो हो सकता है कि कोई उसको पॉजिटिव लेकर वो उसको आगे सोचे कि हमको क्यों बोला गया है, क्यों डांटा गया है, और उसको और भी बेहतर करे और भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। लेकिन हो सकता है एक बच्चा उसको क्या करे, निगेटिव ले
और उसके बारे में क्या हो जाए, चिंतित हो जाए, यानी दोनों का रिएक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दोनों का रिएक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसी तरह जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सैद्धांतिक रूप से यानी सिद्धांत रूप से कुछ और होती हैं और प्रायोगिक रूप से कुछ और होती हैं। यानी सिद्धांत के रूप में कुछ और होती हैं और प्रायोगिक रूप से क्या होती हैं, कुछ और होती हैं। सिद्धांत कहेगा यानी इसके एक अणु इसके बी अणु हो सकते हैं कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक समान भी हो सकते हैं। सैद्धांतिक और प्रायोगिक क्या हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों क्या हो, इक्वल हो भी सकते हैं और बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है वो किसके अनुसार, ये सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। लेकिन देखिए अगली बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं प्रेक्षित दर की। किसकी दर की, प्रेक्षित दर की। प्रेक्षित दर की बात करें तो प्रेक्षित दर किसे कहते हैं, यानी कि प्रेक्षित दर किसे कहते हैं क्या कि द्रव्य अनुपाती, यानी कहने का मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोग करते हुए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोग करते हुए, कहने का मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का प्रयोग करते हुए जो हम रिएक्शन की दर प्राप्त करते हैं, यानी रिएक्शन की जो प्रेक्षित दर प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में होता है, जो सचमुच में होता है, वही क्या होता है, प्रेक्षित दर होता है। ये कैसा होता है, ये होता है प्रायोगिक। ये कैसा होता है, प्रायोगिक होता है। यानी कहने का मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का, यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोग करते हुए, यानी जो दर, यानी जो रिएक्शन की दर हम प्रेक्षित करते हैं, जो वास्तव में सत्य होता है, सही होता है, सचमुच होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षित दर कहते हैं। यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोग करते हुए किसी भी रिएक्शन के जो दर, यानी किसी भी रिएक्शन की दर जो हम प्रेक्षित करते हैं, जो वास्तव में सत्य होता है, जो सचमुच में सत्य होता है, उसी को हम कौन सी दर कहते हैं, प्रेक्षित दर कहते हैं। जैसे प्रेक्षित दर हो सकता है समान भी हो, मान लीजिए इसी रिएक्शन की मैं बात कर लूँ तो प्रेक्षित दर हो सकता है ए क्या हो, समान भी हो, बी का बी, सी का मान लीजिए क्या होगा, सी होगा। यानी प्रेक्षित दर क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है। प्रेक्षित दर क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रेक्षित दर, यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार जो सैद्धांतिक रूप से होता है वो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार कार्य करता है। लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोग करते हुए जो वास्तव में जो हम दर प्रेक्षित करते हैं, किसी भी रिएक्शन का जो वास्तविक है, जो प्रायोगिक रूप से है, जो सचमुच सत्य है, उसको हम कौन सी दर कहते हैं, प्रेक्षित दर कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की। देखिए अब हम बात कर लेते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है या योग है। किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर दर्शाने के लिए साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर दर्शाने के लिए साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया, मैं वही पुनः पहले वाला दिखा देता हूँ। इसका ए मोल, बी का बी मोल और सी का सी मोल घुला है और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम इसकी प्रेक्षित दर की बात करें, प्रेक्षित दर समीकरण की बात करें तो प्रेक्षित दर समीकरण की बात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा के ए का मोलर कंसंट्रेशन एंड बी का बी एंड सी का क्या हो जाएगा सी, ये पावर के रूप में आएगा। यानी इसका
ए, इसका बी और इसका सी, यानी ये घात के रूप में आता है प्रेक्षित दर समीकरण को ही, यानी यही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। आगे हम बात कर लेते हैं अभिक्रिया की कोटि को और विस्तार से समझने के लिए हम बारी बारी उदाहरण में चलेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार और रेट लॉ दोनों के नियम के अनुसार चलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि को और विस्तार से समझने के लिए। बंद कर पंखा। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए मैं उदाहरण ले लिया, ये सोडियम क्लोराइड और क्या सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, सिल्वर क्लोराइड और क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। अगर इसकी हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम अनुसार देखें तो इसका जो रेट होगा, रेट बराबर होगा के, ये होगा क्या, अभिक्रिया दर स्थिरांक, यानी क्या होगा NaCl और NaCl, एक्टिव मास ऑफ NaCl एंड एक्टिव मास ऑफ क्या होगा AgNO3। ये किसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मैं बात कर दूं रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की बात कर दें, अकॉर्डिंग रेट लॉ, और देखिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार जो दर होती है वो क्या होती है, ये सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी यह सैद्धांतिक होता है, यह केवल कहने के लिए होता है, या वास्तव में कोई रासायनिक अभिक्रिया इसके अनुसार होती है कि नहीं होती है, वो प्रयोग करने के बाद पता चलता है। मैं पहले भी बता चुका, प्रयोग करने के बाद हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रोडक्ट आते हों कुछ और हो, या उसकी जो दर हो कुछ और हो। यानी कहने का मतलब, अगर रेट लॉ के अनुसार बात करें, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की बात करें तो क्या हो सकता है, ये किस पे, प्रेक्षित दर के अनुसार चलता है, प्रेक्षित दर के अनुसार चलता है। यानी ये कहने का मतलब ये सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसके अनुसार अगर रेट की बात करें तो ये इसमें तो सेम होगा। मान लीजिए एक्टिव मास ऑफ NaCl इंटू एक्टिव मास ऑफ AgNO3, यानी कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये किसके अनुसार, यानी द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार ये क्या होता है, यह सिद्धांत पे कार्य करता है और ये किस पे काम करता है, प्रयोग पर कार्य करता है। ये किस पे, प्रयोग पर बात करता है। आप देखिए मैं और सारे उदाहरण दूंगा। देखिए अब और एक बात सुनिए, अभिक्रिया की कोटि कुछ सारी चीज़ों के बारे में मैं बारी बारी समझाते चलूँगा, आप समझ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये तो हम देख के, इसको हम तो अभिक्रिया को देखने के बाद क्या अभिक्रिया की दर को बता देंगे। अगर इसकी बात करें तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार, क्योंकि ये क्या होता है, ये सैद्धांतिक होता है। लेकिन इसको दिखाने के लिए, यानी रेट लॉ को दिखाने के लिए, दर नियम को दर्शाने के लिए, किसको, दर नियम, यानी दर नियम को दर्शाने के लिए हमें क्या, प्रयोग के ऊपर जाना होगा, प्रयोग करना होगा। जो दर आएगा वो इस पे दर्शाएगा। यानी ये सिद्धांत पर कार्य करता है और ये किस पे कार्य करता है, दर पर कार्य करता है। और मैं बहुत सारा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले मैं इसको मान लूँ कि ये क्या है, इसको मैं मान लूँ ए, मान लीजिए मैं और भी क्रिया में इतना लंबा लिखूंगा नहीं, केवल शॉर्ट में दिखा दूंगा। ए, आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मैं ये लिखूंगा तो आप समझ जाएगा कि ये किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार है, यानी क्या, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार है। और ये मैं अगर बी लिखूंगा तो आप समझ जाएगा किसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, रेट लॉ के अनुसार बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यानी दर नियम के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। ए लिखूंगा तो समझ जाएगा, बी लिखूंगा तो समझ जाऊंगा। अब बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। क्या मिनट का भैया, एक उदाहरण दिया है CaOH2 + 2HCl, यानी अब इसके लिए हम देखिए, ये मतलब आप समझ रहे हैं, मैं पहले बता चुका, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार इसके लिए रेट निकाले तो K बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ CaOH2 और क्या हो जाएगा HCl
के पावर क्या होगा 2। ये तो हम देख के ही बता सकते हैं क्योंकि ये घात के रूप में आता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर अब इसके दर नियम के अनुसार देखें तो के बराबर क्या हो जाएगा CaOH ट्वाइस। आप घबराइएगा मत कि आप कैसे लिख ले रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, ये देगा आपको। ये क्या होगा, यह Cl के पावर क्या होगा 2। ये सेम होते हैं, यानी इसके भी सेम होंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होगा सेम होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार दर क्या हो जाएगा, के बराबर होगा क्या एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5 और क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ EH2। ये तो हमने देख के दिखा दिया। अगर अब अभिक्रिया की दर की बात करें यानी रेट लॉ के अनुसार बात करें तो के बराबर क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5 और ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ क्या H2O के पावर कितनी 0। ये क्या हो गया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे लेकिन क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह मैं बात कर लूँ, देखिए अमोनिया की, अमोनिया देखिए ये क्या होता है, लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है, मोलिब्डेनम क्या उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है यानी मॉडरेटर का कार्य करता है। और ये फिर किसका कार्य करता है, कैटालिस्ट का कार्य करता है यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके लिए अगर द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार देखें रेट तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्टिव मास ऑफ N2 और इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे S2 रहेगा, S2 के पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह अगर इसके रेट लॉ के अनुसार देखें तो क्या हो जाएगा N2 के पावर कितना 0 एंड एक्टिव मास ऑफ S2 के पावर भी कितना होगा 0 होगा। यानी यहाँ पे कितना आया 3 आया, यहाँ पे 1 आया, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। ये किसके ऊपर कार्य करता है, ये सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ये सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है और ये किसके ऊपर, प्रयोग के बारे में के ऊपर कार्य करता है। और 2-3 उदाहरण देख लेता हूँ। अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं CH3 CHO, ये टूटता है और ये जब अभिकृत होता है तो क्या बनता है, मीथेन बनता है और क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगर इसके लिए ये देखें यानी द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार रेट देखें तो क्या हो जाएगा R बराबर के एक्टिव मास ऑफ CH3 CHO होगा। लेकिन B देखें, B क्या होगा, B कितना होगा, ये होगा कितना के एक्टिव मास ऑफ CH3 CHO कितना हो जाएगा, इसके घाते 3/2 या इसको हम लिख सकते हैं क्या 1.5, ये भी लिखा जा सकता है। यानी ये कितना होगा 1/5 होगा। और अब अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं CaCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CaCl3 Cl2 से क्रिया करता है तो क्या बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर इसके लिए अगर द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार दर देखें तो क्या हो जाएगा R बराबर होगा के एक्टिव मास ऑफ CaCl3 और क्या होगा एक्टिव मास ऑफ Cl2। इतनी बात क्लियर। लेकिन अगर B की बात करें तो B क्या होगा, चेंज होगा यानी के एक्टिव मास ऑफ CaCl3 एंड Cl2 एक्टिव मास ऑफ Cl2 इसके घात कितनी हो जाएगी 1/2। यानी कहने का मतलब ये प्रायोगिक दर पर यानी अभिक्रिया की दर पर जो क्या होता है, जो दर होती है द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार वो क्या होती है अलग होती है और प्रायोगिक रूप से दर क्या होती है अलग होती है। और इसी दर को क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, यानी जो घात दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं यानी घातों का योग को ही क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगर और भी इसको विस्तार से समझाने के लिए हम और भी आगे चलेंगे। और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की कोटि को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।